हेलो एवरीवन। तो विंटेज कॉफी का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट्स हमने इसके डिस्कस किए थे। कॉन कॉल बहुत टाइम के बाद किया कंपनी ने, तो अभी देखते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, आगे का कैसा एक्सपेंशन प्लान है, क्या ओवरऑल आउटलुक पिक्चर लगता है विंटेज कॉफी का। सो बिजनेस मॉडल हमको पता है, कॉफी प्रोसेसिंग का काम करती है ये कंपनी। मेनली दो तरीके की कॉफी ये भी बनाते हैं। एक है आपका स्प्रे ड्राइड कॉफी, जो आप वो नेस्कैफे का देखते हो, बिल्कुल मास मार्केट प्रोडक्ट जो होता है आपका पाउडर फॉर्म में। और दूसरा है आपका एग्लोमेरेटेड कॉफी। एग्लोमेरेटेड कॉफी स्प्रे ड्राइड कॉफी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। मतलब जैसे नेस्कैफे का वो गोल्ड वाला वर्जन देखते हो, ब्रू का गोल्ड वाला वर्जन देखते हो, जो उसमें वो दाने होते हैं वो थोड़े से चंकी होते हैं, कॉफी का एरोमा होता है। तो उस तरीके के दो टाइप्स की कॉफी कंपनी बनाती है। तीसरा इनका एक्सपेंशन अभी चल रहा है फ्रीज ड्राइड कॉफी का, जो सबसे प्रीमियम कॉफी होती है। जो आपके ये जितने भी एमएनसी ब्रांड्स हैं, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, वो उस तरीके की कॉफी सेल करते हैं। उसमें मार्जिन भी आपके बेटर होते हैं। ये वाली कैपेसिटी कंपनी की नेक्स्ट ईयर आएगी। तो अभी इन दो तीन प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी डील करती है। फिर इस क्वार्टर में हमने देखा इबिट्टा मार्जिन फिर से कंपनी के इंप्रूव हुए वाई वाई लेवल पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आप देखोगे तो 16 से 19% का इबिट्टा हुआ कंपनी का। अब इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का रेवेन्यू मिक्स चेंज होना। सो 2-3 ईयर्स पहले अगर आप देखोगे तो विंटेज कॉफी का 80-90% जो सेल्स है ना, वो बल्क कॉफी से आता था। बल्क कॉफी ये सेल करते थे अपने कस्टमर्स को, वहां से रेवेन्यू आता था। अभी इनका 50-50 रेवेन्यू मिक्स हो गया। 50% बल्क कॉफी, 50% कंज्यूमर पैक। कंज्यूमर पैक है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो कंपनी क्या करती है, जैसे आपको वो टिन हो गए, जार हो गया, बॉक्स वगैरह हो गया, पाउचेस वगैरह हो गए, इन सारे अलग अलग पैकेजेस में अपने कस्टमर को उसमें पैक करके देती है। अब इससे इनका कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन आपकी रियलाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, मार्जिन आपके इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर आप बल्क कॉफी बेच रहे हो 100 रुपए का, तो जब आप उसकी पैकेजिंग करके देते हो, क्योंकि मैंने वैल्यू एडिशन करा अपने क्लाइंट को, तो मैं उसमें प्रीमियम चार्ज कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी इनकी एक न्यू कैपेसिटी आ रही है ये स्प्रे ड्राइड कॉफी की 4500 मैट्रिक टन, इस क्वार्टर में Q4 में वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। अब जैसे इनका रियलाइजेशन आप देखोगे तो अभी 800 रुपीज पर केजी चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यू कैपेसिटी आएगी ना मेरी 4500 मैट्रिक टन की, इसका रियलाइजेशन तो है 800 रुपीज पर केजी, लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू में इससे ज्यादा जनरेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कंज्यूमर पैक्स का मैंने सेल्स का मिक्स बढ़ा दिया है। पहले वो हार्डली 10-15% होता था, अब वो 50% हो गया। प्लस मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इसको मीडियम टर्म के अंदर, यानी नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर 50% से 70% कर देंगे। तो उसका मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी तो मेरी सेम रहेगी, रेवेन्यू रियलाइजेशन मेरा सेम रहेगा, लेकिन कंज्यूमर पैक का क्योंकि मिक्स बढ़ जाएगा, तो उस सेम वॉल्यूम पे भी मैं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करूंगा, प्लस मेरे मार्जिन की ट्रेजेक्टरी भी अपवर्ड रहेगी। तो ये काफी अच्छा इन्होंने गाइडेंस दिया है। फिर कंपनी की जो न्यू कैपेसिटी आ रही है उसमें यूटिलाइजेशन का किस तरीके का इनका गाइडेंस है। तो जैसे इन्होंने पहले भी बोला था कि विद इन 1 to 2 क्वार्टर के अंदर उसको हम 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर ले जाएंगे। और मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्होंने ऑर्डर कमिट किया हुआ है। तो मतलब दो चीजें होती है, जब भी कोई बिजनेस बड़ा कैपेक्स करता है ना, तो सबसे पहला रिस्क होता है वहां पे एग्जीक्यूशन का, कि कितना फास्ट आप उसको रैंप अप कर पाओगे। दूसरा रिस्क होता है डिमांड का। अभी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें रिस्क क्यों कम है? क्योंकि ये एक तरीके का ब्राउनफील्ड कैपेक्स है। मतलब जो इनके पास में अभी फैक्ट्री है वहीं पे एक एडिशनल लाइन कंपनी ऐड कर रही है, सेम मशीन, सेम इक्विपमेंट, और आपका सेम प्रोडक्ट उसके लिए वो कैपेसिटी आ रही है स्प्रे ड्राइड कॉफी के लिए। तो मेरे को नो हाउ पूरा अच्छे से पता है, तो मेरे को एग्जीक्यूशन पे रिस्क नहीं है। दूसरा आपका रिस्क होता है डिमांड वाली साइड पे। सो डिमांड पे भी इनका कहना है कि ऑर्डर्स ऑलरेडी कमिट किए हुए हैं, मतलब एक तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, लेटर ऑफ जो इंटेंट बोलते हैं, वो ऑलरेडी आया हुआ है इनके कस्टमर की तरफ से। तो इसीलिए मैनेजमेंट काफी श्योर है विद इन 1 to 2 क्वार्टर्स इसका ये जो यूटिलाइजेशन है वो 100% पे पहुंच जाएगा। प्लस इसके ऊपर से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे विंटेज कॉफी का, तो पास्ट में जब भी इन्होंने थोड़ा बहुत कैपेक्स किया है, नया एडिशनल लाइन ऐड करा है ना, तो विद इन 1-2 क्वार्टर के अंदर ही इनका यूटिलाइजेशन 70-80 से 100% पहुंच गया है। तो एक तो ट्रैक रिकॉर्ड है, दूसरा नो हाउ आपको अच्छे से पता है क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही आप एक्सपैंड कर रहे हो, तीसरा क्लाइंट्स ने ऑर्डर ऑलरेडी कमिट किया हुआ है। तो ये 3 रीजन की वजह से मैनेजमेंट काफी श्योर है कि इसमें यूटिलाइजेशन हमारा काफी अच्छे से हो जाएगा। फिर जो ये बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं अपना फ्रीज ड्राइड कॉफी का, जिसका प्लांट आएगा नेक्स्ट ईयर, उसका टोटल कैपेक्स और फंडिंग कैसे होने वाली है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग गेम है। अभी तक जो ये कंपनी डील करती थी स्प्रे ड्राइड कॉफी के अंदर डील करती थी, एग्लोमेरेटेड कॉफी के अंदर डील करती थी। इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 6500 मैट्रिक टन। ये Q4 में न्यू कैपेसिटी आ रही है 4500 मैट्रिक टन की। तो बाय द एंड ऑफ FY26 टोटल कैपेसिटी 11,000 की हो जाएगी। अब फ्रीज ड्राइड कॉफी जो इनकी नेक्स्ट ईयर आ रही है 5500 मैट्रिक टन की, एक तो वो आपका सेगमेंट अलग है, वो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है, मार्जिन बेटर है, रियलाइजेशन बेटर है, प्लस उसके लिए आपको कैपेक्स भी ज्यादा चाहिए। टोटल कैपेक्स उसमें कंपनी कह रहा है लगभग हमारा 500 करोड़ के आसपास का रहेगा। अब उसको कंपनी फंड कैसे करेगी? तो 200 करोड़ ये इंटरनल अक्रूवल से करेंगे। अभी पीछे इन्होंने इक्विटी वगैरह रेज किया था, प्लस जो थोड़ा बहुत कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उन दोनों चीजों को मिला करके 200 करोड़ की फंडिंग वहां से होगा। जो बाकी का 300 करोड़ है उसके लिए कंपनी डेट लेगी।
अब एक तो अगर ये डेट डोमेस्टिक बैंक से लेते, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते, तो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पड़ता, मतलब 11-12% के आसपास आराम से पड़ता। तो कंपनी ने क्या किया है, इंटरनेशनल मार्केट से, आई थिंक यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्होंने ये डेट लेने का प्लान बनाया है। तो 300 करोड़ कंपनी के पास में डेट आएगा, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें 6 से 7% का पड़ेगा। अभी इस साल ये डेट इनके बैलेंस शीट में नहीं आएगा, FY27 के एंड तक थोड़ा बहुत इसका रिफ्लेक्शन होगा, और मेनली जो इंटरेस्ट कॉस्ट का कंपोनेंट है वो आपका FY28 में आएगा। अभी सबसे पहले आप डेट का यहाँ पे गेम समझो, कितना कितना इनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा। तो 6-7% का अगर इनको इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगा ये 300 करोड़ के डेट के ऊपर, तो एनुअल आपका फाइनेंस कॉस्ट हो गया लगभग 21 करोड़ से 22 करोड़ के बीच में। अभी एग्जिस्टिंग इस कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 7 करोड़ से 8 करोड़ का होता है। इसका मतलब क्या है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर मेरा जो इंटरेस्ट बर्डन है, मेरा जो फाइनेंस कॉस्ट का बर्डन है, वो लगभग 3 से 4 टाइम बढ़ जाएगा। मतलब बाय द एंड ऑफ FY28 या मिड FY28 के बीच में ही मेरा जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, वो 28 से 30 करोड़ के बीच में हो जाएगा। तो ये कंपनी का कॉस्ट, मतलब जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। डेट टोटल 300 करोड़ आ जाएगा कंपनी के बैलेंस शीट पे। डेट टू इक्विटी भी आप देखोगे तो वो भी काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक रिस्क भी है, क्योंकि अगर इसका यूटिलाइजेशन कंपनी से सही से नहीं हुआ, इसका रैंप अप टाइमली नहीं हुआ, या फिर डिमांड बीच में स्लो हो गया, तो फिर वहां पे आपका ये इंटरेस्ट कॉस्ट का जो बियर करना है कंपनी को, वो एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा इनके इनके अर्निंग के ऊपर, इनके ग्रोथ के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर। बट मैनेजमेंट इसमें श्योर क्यों है, मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंट है? क्योंकि अगेन इसमें भी एक्सपेंशन के लिए इन्होंने जो क्लाइंट्स वगैरह से जो डिस्कशन है वो इनका एडवांस स्टेज पे चल रहा है। तो एक तो ये ज्योग्राफी टारगेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, आपका कोरिया हो गया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, इंडोनेशिया, इन 3-4 कंट्रीज के अंदर कंपनी फोकस कर रहा है, जहां पे ये जो आपकी फ्रीज ड्राइड कॉफी है इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो कंपनी का कहना है फ्रीज ड्राइड कॉफी का अगर आप मार्केट देखोगे ना, तो लगभग डबल रेट से वो ग्रो कर रहा है स्प्रे ड्राइड कॉफी की कंपैरिजन में। 8 से 10% की ग्रोथ है पूरी इंडस्ट्री की, और उसमें हमको रियलाइजेशन जो है वो 30 से 40% बेटर मिलेगा स्प्रे ड्राइड कॉफी के कंपैरिजन में। एग्जांपल से समझो कि अगर मैं स्प्रे ड्राइड कॉफी बेच रहा हूं 100 रुपीज का, तो सेम वॉल्यूम अगर मैं फ्रीज ड्राइड कॉफी में बेचूंगा ना, तो मेरे को उसमें रेवेन्यू मिलेगा 130 से 140, यानी सेम वॉल्यूम पे ज्यादा रेवेन्यू। इबिट्टा मार्जिन इस वाले बिजनेस में स्प्रे ड्राइड कॉफी में बनता है आपका 18% के आसपास, 17 से 18%। फ्रीज ड्राइड कॉफी में इबिट्टा मार्जिन 22% बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो वो ग्रोइंग सेगमेंट है, डिमांड एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ रही है, दूसरा उसमें मेरे को रियलाइजेशन बहुत बेटर मिलेगा, तीसरा मेरा जो उसमें इबिट्टा मार्जिन है वो भी इंप्रूव होंगे। तो अगर ये दोनों तीनों चीजें इनकी हो गई जैसे ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तब नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर ना, मतलब काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है इनके रेवेन्यू, इनके इबिट्टा, इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। तो तब तो मतलब बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे कंपनी के। लेकिन अगर कहीं पे डिमांड स्लो हुई, जैसा अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, उस तरीके का ऑर्डर इनको नहीं मिला, यूटिलाइजेशन थोड़ा सा स्लो हुआ, तो फिर आपका जो डेट बर्डन इतना बढ़ेगा वो आपके पूरे फाइनेंशियल्स की ना बैंड भी बजा सकता है। तो वो चीज को हमको काफी क्लोजली मॉनिटर करना है। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट्स अभी के बेसिस पे लग रहे हैं उसको देखते हुए काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। प्लस एक और चीज है, मतलब मैनेजमेंट की इस कमेंट्री पे कॉन्फिडेंट आ क्यों रहा है, क्योंकि इनका कहना है ये पूरे एक्सपेंशन का ना सिर्फ फेज 1 है। जो 5500 मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी आ रही है अगले साल, वो फेज 1 है। इन्होंने आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ में लगभग 1100 करोड़ का MOU साइन किया है। उसके फेज 1 में कंपनी 500 करोड़ का कैपेक्स करेगी जो FY27 के एंड में आएगा। फिर एक और एडिशनल 5000 के आसपास एक और कैपेक्स वहां पे कंपनी करेगी, जो आपका FY28 के मिड में या फिर FY29 में आपका ऑपरेशनलाइज होगा। तो टोटल कैपेसिटी कंपनी की नेक्स्ट 2 से 3 इयर्स के अंदर 21,000 मेट्रिक टन की हो जाएगी, और इसमें से लगभग 50% ना आपका ये फ्रीज ड्राइड कॉफी होगा। अच्छे से समझो फिर से, इस साल के एंड तक मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी हो रही है? 11,000। इसको मैं अगले 2 से 3 साल में लगभग 21,000 ले जाऊंगा। लेकिन मेरी जो ये एक्स्ट्रा 10,000 जो कैपेसिटी है वो सारी की सारी मैं फ्रीज ड्राइड कॉफी के अंदर लेकर के आ रहा हूं। तो मैनेजमेंट इस मतलब इन सारे कमेंट्री की वजह से मैनेजमेंट पे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर के वो बहुत बुलिश है, डिमांड अच्छी है, और जैसा इन्होंने बताया कि कई सारे क्लाइंट से हमारा जो डिस्कशन है वो एडवांस स्टेज के अंदर है। तो एक तरीके का उनको ऑर्डर की विजिबिलिटी भी है कि हमारे पास में न्यू कैपेसिटी आएगी, उसको रैंप अप कर लेंगे, और फिर फटाफट से इन्होंने फ्यूचर एक्सपेंशन का भी प्लान बनाया हुआ है वहीं पे आंध्र प्रदेश के अंदर ही। तो मतलब जो इंक्रीमेंटल कंपनी की न्यू कैपेसिटी आ रही है वो बेटर रियलाइजेशन वाले बिजनेस में आ रही है, और उसमें मार्जिन भी आपके अच्छे बनेंगे। तो ये सारी चीजें देखें तो प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, फिर वो डेट वाला रिस्क भी है, तो इसलिए क्लोजली मॉनिटर करना है। लेकिन अभी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको देखते हुए सारी चीजें ठीक लग रही है।
फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें ये प्रोक्योरमेंट का। तो एक तो इनका वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो वो एज यूजुअल जो भी छोटी कंपनी होती है, ग्रोइंग फेस में होती है, इनका भी उसका उसका प्रॉब्लम है, कैश फ्लो नेगेटिव है। लेकिन इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने एक अच्छी कमेंट्री दी है कि Q3 में कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया, ज्यादा नहीं, 3-4 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव हुआ है। प्लस Q4 के लिए भी इनका कहना है कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव रहेगा, फुल ईयर बेसिस पे हम ब्रेक इवन कर लेंगे, जैसा वो जैगल का गाइडेंस है ना, लगभग वैसे इनका भी है कि फुल ईयर बेसिस पे कैश फ्लो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। इनका वर्किंग कैपिटल में मेन जो प्रॉब्लम होता है, जो पेन है ना, वो है इन्वेंट्री का। तो अभी तो ये क्या करते हैं, 85% जो ये कॉफी वगैरह प्रोक्योर करते हैं इंडिया से करते हैं, बाकी 15-20% ये इंटरनेशनल मार्केट से करती है। बट कंपनी इसको डाइवर्सिफाई करने को देख रही है, मतलब अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है इंडिया की तरफ उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और अगले 2 क्वार्टर के अंदर, मतलब Q2 ऑफ FY27 तक इनका टारगेट है कि इंडिया पे डिपेंडेंसी 60% कर देंगे और बाकी 40% हम, जैसे आपका ये युगांडा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सारी कंट्री से हम प्रोक्योर करेंगे। तो कल को चल के अगर मान लो किसी एक ज्योग्राफी में आपका क्रॉप का सीजन खराब हुआ तो रॉ मटेरियल का रिस्क नहीं रहेगा। तो एक तो कंपनी ये चीज कर रही है। दूसरा, अभी बीच में इनके इन्वेंट्री डेज इसलिए भी ज्यादा थे क्योंकि मैनेजमेंट का बोलना है लॉजिस्टिक में बहुत टाइम लग रहा था, शिपिंग में बहुत टाइम लग रहा था, इन्वेंट्री डेज इनके बहुत बढ़ गए थे। तो मतलब आप समझो 3 तरीके की इन्वेंट्री होती है। पहला तो है मेरा रॉ मटेरियल, मतलब मैंने प्रोक्योर कर लिया, अभी उसका मतलब वो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका कुछ अभी वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। दूसरा मेरा इन्वेंट्री होता है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के अंदर है, प्रोसेसिंग स्टेज के अंदर है। तीसरा मेरा इन्वेंट्री होता है जो मतलब अभी क्लाइंट को डिलीवर हुआ नहीं है, इन ट्रांजिट जिसको बोलते हैं, यानी कि मैंने अपने तरफ से उसको शिप कर दिया है लेकिन आपका वो पोर्ट पे उसको टाइम लग रहा है, कभी डॉक्यूमेंट का डिले हो रहा है, कभी कुछ और रीजंस की वजह से जो एग्जैक्ट शिपमेंट पहुंचनी है उसमें डिले हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इन ट्रांजिट वाला, इसमें अभी इनको ज्यादा टाइम लग रहा था, कुछ इश्यूज थे उन सारे चीजों की वजह से। मैनेजमेंट कह रहा है इसमें हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक तो अभी ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रहा है, कैश फ्लो थोड़ा बहुत, मतलब इन्होंने ये नहीं बोला कि कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन हाँ ग्रेजुअल उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा, आने वाले क्वार्टर्स में भी क्योंकि आपका लॉजिस्टिक टाइम जो टोटल लगता है वो इंप्रूव होगा, तो उससे भी कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिव है कि अभी जितना प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो ये इनका गाइडेंस है वर्किंग कैपिटल पे। लेकिन हाँ, कोई ऐसा एग्जैक्ट इन्होंने गाइडेंस दिया नहीं है कि कैश फ्लो कितना कन्वर्ट करेंगे हम EBITDA का या पैट का, और वो बिल्कुल समझ में भी आता है क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी कंपनी की अभी आ रही है ये इस क्वार्टर के अंदर। और फिर इनका गाइडेंस है कि उसको 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर लेके जाना है। ऑर्डर्स क्लाइंट ने ऑलरेडी कमिट करके रखा है। तो जब ऑर्डर मेरे पास में ऑलरेडी है और मैंने 100% यूटिलाइजेशन का टारगेट दिया है, तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल तो एडवांस में प्रोक्योर करके रखना पड़ेगा ना। यानी मार्च में जो इनकी बैलेंस शीट आएगी उसमें इन्वेंट्री कंपनी को पहले से बिल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी है जिसकी वजह से मतलब हम भी लॉजिकली समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता कि EBITDA का CFO कितना कन्वर्जन होगा, पैट का CFO कितना कन्वर्जन होगा, क्योंकि काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है अभी बिजनेस। तो ये सारी चीजें भी हमको समझनी है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि डायरेक्शन उसका अच्छा है, मैनेजमेंट खुद से उसको देख रहा है कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी और तो इन्होंने क्या गाइडेंस दिया है, कैश फ्लो का तो हमने खैर बात कर लिया है, कैपेक्स का भी बात हो गया है। हाँ, इनका ये रॉ मटेरियल का, तो बीच में अभी कॉफी के प्राइसेस बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी इनके मार्जिन्स वगैरह पे इंपैक्ट पड़े नहीं है। तो जैसे वो CCL है ना, कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करता है, इनका भी सेम वैसा ही मॉडल है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो इनका एक क्लाइंट के साथ में एनुअल होता है, मतलब ऐसे समझो किसी क्लाइंट को इन्होंने ऑनबोर्ड किया, अब उस क्लाइंट को पूरे साल में कितना कॉफी चाहिए इनसे, स्प्रे ड्राइड का कितना वॉल्यूम चाहिए, एग्लोमेरेटेड का कितना वॉल्यूम चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का होता है। लेकिन जो प्राइसिंग है ना, वो हर 3 महीने के बाद आपकी चेंज होती है, मतलब उसमें रिवीजन होता है। तो कंपनी कह रही है जैसे मान लो हमने जनवरी में अभी अपना वो प्राइस नेगोशिएशन किया, इसके बाद अगले 3 मंथ्स के बाद ये आपका अप्रैल के अंदर वापस से प्राइस नेगोशिएशन होगा। तो इससे क्या होता है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में कॉफी के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो जो 3 मंथ्स के बाद दोबारा से हम प्राइस रिवाइज करते हैं ना, वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर करते हैं। तो आपको इसमें क्या होगा कि कभी कभी एक आध ऐसा क्वार्टर हो सकता है जिसमें देखिए कि मार्जिन थोड़े से डिप हो गए हैं कंपनी के, लेकिन ओवरऑल ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे कंपनी का कहना है हमारे मार्जिन स्टेबल ही रहेंगे। आपको पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी वही दिखाएगा। बाकी तो और हाँ यही है, बाकी और ग्रोथ का गाइडेंस तो ये देती नहीं है कंपनी। इन्होंने मतलब इनडायरेक्टली आपको एक्सपेंशन का तो गाइडेंस दे ही दिया है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर लगभग आप देखोगे तो आपका 3.5 टाइम आपकी टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और उसमें भी जो बड़ा पार्ट है वो आपके फ्रीज ड्राइड कॉफी का आएगा। तो आपकी रियलाइजेशन और बेटर होगी, कंज्यूमर पैक का भी आपका वॉल्यूम का शेयर बढ़ेगा, रेवेन्यू का शेयर बढ़ेगा 50 से 70%, उसमें भी आपके रियलाइजेशन बेटर है, और दोनों बिजनेसेस में मार्जिन भी आपके अच्छे बनते हैं। तो मतलब
वैसे तो एग्जैक्ट हम एस्टिमेट लगा नहीं सकते, लेकिन आप बेसिक आइडिया लेके चलो ना, तो अगर सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे ही देखें तब भी कंपनी का अगले 2 साल का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 45 से 50% का बनता है। और क्योंकि मार्जिन आपके इंप्रूव होंगे तो अर्निंग ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ बहुत आराम से आपका 60-70% का बन सकता है। लेकिन ये बेस्ट केस सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं कि जैसा मैनेजमेंट ने पास्ट में एग्जीक्यूट किया है वैसा आगे भी होता रहे, डिमांड स्लो डाउन ना हो, कुछ भी मतलब ऑर्डर कमिटमेंट है वो सब कुछ बिल्कुल फुलफिल रहे, तब उस केसेस में इस तरीके का हमको प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सारी चीजें थोड़ी सी खराब होती हैं और इनका यूटिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट वो फ्रीज ड्राइड कॉफी को लेकर के है, क्योंकि उसमें आप बहुत बड़ा डेट ले रहे हो, अगर उसमें कहीं पे स्लो डाउन हुआ तब एक बहुत बड़ा रिस्क भी आ सकता है विंटेज कॉफी के साथ में। लेकिन वही पॉइंट है, अभी जो मोमेंटम है, जो एग्जीक्यूशन है, उसको देखते हुए ऐसा कोई खास रिस्क रखता नहीं है। बाकी हमको ट्रैकिंग तो करना ही है। वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो चाहे पी देखो, ईवी टू बिटा देखो, दोनों पे स्टॉक जो है वो काफी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लगता है। और ईवी टू बिटा तो इनका अगर आप नेक्स्ट ईयर अर्निंग के बेसिस पे देखोगे FY27 की अर्निंग पे, तब तो 13-14 का लगता है। तो वैल्यूएशन रीरेटिंग का बहुत सॉलिड चांस है, बस कंपनी इस एग्जीक्यूशन को मेंटेन करके रखे। बाकी जब Q4 के रिजल्ट आएंगे तो दोबारा से डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके की एग्जीक्यूशन है। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।